सो वेलकम टू कीमो विज़ार्ड। तो यार आज से हम एक नया टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स। सो ये इस टॉपिक सीरीज़ में हमारे पास टोटल 10 to 12 लेक्चर्स होने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेली लाइफ में हमारे पास पॉलीमर्स का क्या यूज है, और हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे पास पहला सिंथेटिक पॉलीमर जो हमारा बेकेलाइट था उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर हम आज की डेट में देखें तो हमारे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर ह्यूमन फैसिलिटीज़ के लिए डेली यूज़ की जो थिंग्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करती हैं। उनमें जो एक मेन इंडस्ट्री है या फिर हम कहें सबसे वास्ट इंडस्ट्री जो हमारे पास है वो है पॉलीमर इंडस्ट्री। अगर उस इंडस्ट्री को हम हटा दें तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए 5 मिनट के लिए, अगर आपके पास से सारी पॉलीमर्स को हटा दिया जाए। ये पेन जिससे मैं अभी लिखने वाला हूँ ये भी मेरे पास एक पॉलीमर है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। ये मेरा पेपर जिस पे मैं लिखूँगा ये भी एक पॉलीमर है जो कि सेलुलोज का बना हुआ है। ये सब छोड़िए, आप आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं या फिर एंजाइम्स भी हैं कुछ सारे, वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर यूनिट से ही बने हुए हैं। सो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पास ये पॉलीमर होते क्या हैं। ओके, सो हम देखें तो पॉलीमर्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स आर एनी क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि ऐसी कोई भी क्लास का मटेरियल हो हमारे पास, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो सिंथेटिक हो, अगर वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है जो कि रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉलीमर है। अगर हम पॉलीमर वर्ड को देखें तो हमारे जो पॉलीमर वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है पॉली जिसका मीनिंग होता है मेनी, और दूसरा वर्ड है मर जिसका मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। तो हम इसकी अगर इस डेफिनेशन इसकी हम बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास होगा अ पॉलीमर इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हो उसको हम कहते हैं पॉलीमर, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं। सो अब हम एक ब्रीफ हिस्ट्री कवर करेंगे कि आखिर जो हमारा पहला सिंथेटिक पॉलीमर था बेकेलाइट, यानी पहली सिंथेटिक प्लास्टिक जो हमारे पास थी बेकेलाइट, आखिर उसका इन्वेंशन कब हुआ। सो चलिए एक ब्रीफ हिस्ट्री कवर करते हैं कि आज के हमारे पास जो मॉडर्न डे के पॉलीमर्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सो इससे पहले हम बात करें हिस्टोरिकल टाइमलाइन की। हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आखिर क्या नीड थी, हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स होने चाहिए। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, मान लीजिए आपको एक कोई बिल्डिंग बनानी है। तो जब आपको बिल्डिंग बनानी होती थी तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स की आवश्यकता होती थी, यानी आपको नीड होती थी डिफरेंट टाइप के शेप्स की। तो होता क्या था कि हमारे पास जो मेटल्स यूज करते थे हम बिल्डिंग बनाने में, उनकी मोल्डिंग तो आसान होती थी। मोल्डिंग मतलब होता है रीशेपिंग, मतलब एक चीज़ को दूसरे शेप में ले जाना, उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। तो जो हमारे पास मेटल्स होते थे उनकी मोल्डिंग तो काफ़ी आसान होती थी, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स होते थे जैसे वुड, स्टोन, इनकी जो मोल्डिंग होती थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, या फिर हम कहें इनमें मोल्डिंग ना के बराबर होती थी। तो ये हमारे पास एक नीड निकल के आई कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक पॉलीमर्स होने चाहिए जिनको रीमोल्ड किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास जो पॉलीमर हैं वो कोई मॉडर्न डे की इन्वेंशन है या एंशियंट टाइम में हमारे पास जो पॉलीमर्स थे वो नहीं होते थे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2500 BC यानी कि 2500 बिफोर क्राइस्ट भी, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था उसके 2500 साल पहले भी हमारे पास जो पॉलीमर्स का यूज़ था वो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस कर रही थी। वहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स वो लोग यूज़ कर रहे थे जैसे कॉटन, वूल, वुड, सिरेमिक, सिल्क, रबर। अगर आपको पता हो तो जो हमारा कॉटन होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सेलुलोज से बना होता है, जिसमें सेलुलोज जो होती है वो एक रिपीटिंग यूनिट होती है। अगर उसमें हम डीप में जाएँ थोड़ा तो जो हमारे पास सेलुलोज होता है वो एक एनहाइड्रस होता है, मतलब उसमें वाटर का मॉलिक्यूल का लॉस हो चुका होता है। अगर हम बात करें वुड की तो वुड जो हमारी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, वो भी एक पॉलीमर है। तो हमारे एंशियंट टाइम में भी नेचुरल पॉलीमर्स का यूज़ हो रहा था। जब हम थोड़ी हमारी सिविलाइजेशंस एडवांस हुई तो हमने 1500 BC में देखा क्या कि हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस के लोग थे उन्होंने सेलेक, एक पॉलीमर होता है, सेलेक क्या होता है, एक पॉलीमर होता है जो कि एक इंसेक्ट होता है, आई थिंक शायद बीटल होता होगा, जो कि सिक्रेट करता है, मतलब एक इंसेक्ट के सिक्रेट होने वाले जूस या हम कह सकते हैं सैप को हम सिलेक कहते हैं।
तो इन्होंने इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया कि जो सिलैक होता है उसको हम इंसुलेटिंग, पॉलिशिंग या फिर वाटर प्रूफिंग में यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे पास जो हमारा मॉडर्नाइजेशन था वो हुआ। फिर हमने जब देखा कि हमारे पास 18वीं सेंचुरी आई, तभी जाके हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री में कुछ ग्रोथ हुआ। उससे पहले हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ था। हमारी अर्ली 18वीं सेंचुरी में हो क्या रहा था, हमारे पास अर्ली 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेचुरल रबर था वो हाई डिमांड में था, क्योंकि उससे जो हमें बनाना था वो थे हमारे पास बेसिकली टायर्स। हमारे पास टायर्स बनाने के लिए जो नेचुरल रबर की डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। नेचुरल रबर यूज़ करने में हमारे पास एक प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास नेचुरल रबर होता था उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता था वो एक च्युइंगम टाइप का होता था, वो स्टिकी होता था, उसमें ज़रा सी भी रिजिडिटी नहीं होती थी। क्योंकि उसमें कोई भी रिजिडिटी नहीं होती थी इसलिए वो यूज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस रिजिडिटी ना होने की वजह से उसकी मोल्डिंग जो थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती थी और उसका हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो यूज़ था वो हम नहीं कर सकते थे। इसी चेन में हमारे पास जो एक मेन इन्वेंशन हुआ वो था 1840 में। उसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स गुडियर। उन्होंने जो आज हम जिस रबर से फैमिलियर हैं उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो प्रोवाइड किया, या फिर हम कहें उसको इन्वेंट किया। उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसको हम कहते हैं वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इस प्रोसेस में उन्होंने नेचुरल रबर को सल्फ़र के साथ हीट किया, जिससे हमारे पास वुल्कनाइज्ड रबर बनी, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी रिजिड थी और बाउंसी थी। इस प्रोसेस में हमारे पास हो क्या रहा था, इस प्रोसेस में हमारे पास जो इंडिविजुअल चेन्स थी लॉन्ग पॉलीमर्स की, यानी कि नेचुरल रबर की हमारे पास जो इंडिविजुअल चेन्स थी वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक होके एक मेश लाइक या फिर हम कहें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, जो उस रबर को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था। लेट 80s में हमारी फंडामेंटल केमिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी इन्वेंशन हुई जो थी बेंजीन का स्ट्रक्चर। 1860 से लेकर 1870 के बीच में जो हमारे साइंटिस्ट थे अगस्त केकुले, उन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर बताए कि बेंजीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पॉलीमर्स का स्ट्रक्चरल एज वेल एज मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ पता करने में हेल्प मिली। इसी तरीके से हमारे पास जब अर्ली 19 या फिर हम कहें अर्ली 1900 या फिर हम कहें अर्ली 20वीं सेंचुरी में हमारे पास पता चला कि जो रबर होता है वो एक आइसोप्रीन का जो होता है हमारे पास पॉलीमर होता है, और वो एक कोलाइडल डिस्पर्जन होता है जो कि ट्री से निकलता है, और उसको जब हम एयर के एक्सपोजर में लाते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है। 1907 में पॉलीमर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई जो थी बेकेलाइट का इन्वेंशन। यानी कि पॉलीमर इंडस्ट्री में 1907 में हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लियो बेकलैंड। उन्होंने फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक का निर्माण किया, जिसका उन्होंने नाम रखा बेकेलाइट। तो इस तरीके से हमारा जो पॉलीमर था मॉडर्न डे पॉलीमर, वो उसका एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे एंशिएंट टाइम से। ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री पॉलीमर की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।